Welcome back. So today we will read about intermediate good. So let's see the definition. So intermediate good refer to those goods which are used either for resale और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। तो डेफिनेशन से हमको दो चीज पता चलती है कि इंटरमीडिएट वो गुड्स होते हैं या तो जिसको आप रीसेल करते हो, जैसे कि मैंने होलसेल मार्केट से कपड़ा खरीदा और मैं उसको यहाँ पर आकर बेच रही हूँ, जो मेरे आसपास की मार्केट है वहां पर आकर के बेच रही हूँ। बिकॉज मैं उस कपड़े को रीसेल कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। द सेकेंड इज और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैंने बहुत सारा मिल्क खरीदा और मैंने उससे चीज बनाई या फिर मैंने उससे बटर बनाया, तो इन दैट केस ये मिल्क क्या है, इट इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट गुड। सो हमने फाइनल गुड में पढ़ा था कि फाइनल गुड वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया है, मतलब कि इनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है। जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तब तक वैल्यू एडिशन होता रहेगा, एंड द डे व्हेन दे क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री वो फाइनल गुड हो जाएंगे, बिकॉज या तो उनको कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाएगा। So there are few important points about intermediate good, and इन points से काफी ज्यादा help होगी इन goods को identify करने में। Let's start. The first is value of intermediate goods ultimately becomes a part of value of final goods. Let's see the example. Woods purchased by carpenter to make chairs. तो ये जो wood है, this is an intermediate good. Why so? Because it is used as a raw material in producing chairs. क्योंकि वुड से चेयर बन रही है तो वुड में वैल्यू एडिशन हो रहा है, एंड दिस वुड इज यूजिंग फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ऑलवेज रिमेम्बर द सेम ईयर वाली बात। वैल्यू एडिशन से क्या मतलब है कि वैल्यू इंक्लूड हो जाती है या फिर वैल्यू एडिशन हो रहा है। नाउ लेट्स जस्ट सी, लेट सपोज कर लो उसने वुड खरीदी थी 500 रुपीज की और अब वो चेयर बना रहा है और वो उस चेयर को बेचेगा 1000 रुपए में। तो जब ये चेयर बना रहा है तो इसने इसका प्राइस 1000 रुपए क्यों रखा होगा, बिकॉज इसमें इसने इंक्लूड किया होगा अपना लेबर जो ये पुट कर रहा है, अपना प्रॉफिट इंक्लूड किया होगा। जहाँ पे ये बना रहा है हो सकता है इसको वहां का रेंट भी देना पड़ता होगा जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसमें वो भी इंक्लूड होगी। सारी चीज इंक्लूड करके ये आया इस कंक्लूजन पर, ये 1000 रुपए में आया। जब डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन होता है हमें तब पता चलता है एक पर्टिकुलर प्राइस के बारे में। बट यहाँ पे हम अभी ऐसी बात कर लेते हैं कि उसने वुड बनाई 500 की और ये चेयर अब वो बेचेगा 1000 रुपए में। तो जो वैल्यू एडिशन हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 500 रुपए का हुआ। वैल्यू एडिशन से क्या मतलब है कि एक तो देखो इस वुड में खुद भी एक वैल्यू इंक्लूड हो गई कि वो वुड से चेयर बन गया, लेकिन वुड से जब वो चेयर बना तो उस चेयर बनने में जो भी चीजें आई, मतलब कि प्रॉफिट आया होगा, फिक्स कॉस्ट जो इंक्लूड हुई होगी वो, जो उसके अपने लेबर चार्जेस इंक्लूड हुए होंगे वो, उन सबको मिला करके यहाँ पर ये 1000 रुपए में जब इसको बेच रहा है, मीन्स की वैल्यू एडिशन यहाँ पे 500 रुपए का हो रहा है। तो जब मैं कह रही हूँ कि मैं इस चेयर को 1000 रुपए में बेचने वाली हूँ, इस चेयर में वुड की कॉस्ट तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, विच मीन्स दैट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि इस केस में वुड था, अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो कि चेयर था इस वाले केस में। Second point is that they have derived demand because their demand depends on demand for final goods. So intermediate goods की demand directly नहीं होती है, indirectly होती है। मेरे को चेयर चाहिए इसीलिए वुड की डिमांड है, राइट? तो ये जो वुड है जो कि इंटरमीडिएट गुड है, इसकी डिमांड क्या है, इनडायरेक्टली है। एंड ऑल्सो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब या फिर आप कह लो सिंगल यूज ड्यूरेबल गुड्स को आप अगेन एंड अगेन नहीं यूज कर सकते हो। दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स बाय द प्रोड्यूसर्स। थर्ड पॉइंट इज दैट durable goods purchased by the government for military purposes are included under the category of intermediate goods. Durable goods कौन से goods होते हैं जिसको आप again and again use कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं durable goods, which is purchased by the government. अब इसको purchase कौन कर रही है, गवर्नमेंट purchase कर रही है। क्यों, मिलिट्री पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स क्या होंगे, जैसे कि ट्रक्स हो गया, व्हीकल्स हो गए और एयरक्राफ्ट हो गए, तो इनको हम बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स, बिकॉज ये आप अगेन एंड अगेन इन चीजों को यूज कर सकते हो। इसको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स मानते हैं। क्यों मानते हैं, ट्रक्स, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट जो कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, इनकी डिमांड इसलिए है क्योंकि हमको क्या चाहिए, नेशन की सिक्योरिटी चाहिए, विच मीन्स दे आर यूज टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज, नॉट फॉर मार्केट रीसेल, एंड दे आर ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल।
तो ये यूज किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग द डिफेंस सर्विसेज। मतलब मेन चीज हमारी नेशन की सिक्योरिटी है, राइट? ये चीज हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें नेशन की सिक्योरिटी चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स इज दे आर परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। मतलब कि अभी भी इनमें वैल्यू एडिशन हो रहा है एंड दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ने वीट बेचा ए को 500 रुपए में, तो फार्मर के लिए ये वीट फाइनल गुड है। हम बात कर रहे हैं फार्मर के लिए ये फाइनल गुड है। अभी हमें पता चलेगा इस गुड के यूज पर कि ये फाइनल गुड है या फिर नहीं है। फिर इसने ए को बेचा तो ए ने इसको फर्दर प्रोसेस किया और उससे फ्लोर बना दिया। तो ए एक प्रोडक्शन यूनिट है, उस प्रोडक्शन यूनिट ने उस वीट से आटा बना दिया और अब वो उसको फिर से बेच रहा है। तो मतलब अभी भी ये गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है क्योंकि इसमें अभी भी वैल्यू एडिशन हो रहा है। अब ए ने फ्लोर बना करके इसको बी को बेच दिया और बी ने इससे ब्रेड बनाया। तो मतलब अभी इस फ्लोर से ब्रेड बना है, अभी भी इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है 300 रुपए का। और अब ये इसको फाइनल यूजर्स को बेचने वाला है 1000 रुपए में। तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, विच मीन्स कि अब ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों इंटरमीडिएट ही कहलाएंगे। सो इसीलिए ये गुड्स क्या होते हैं, हमेशा एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीदती है। तो ये भी एक प्रोडक्शन यूनिट थी, तो इसने इनसे खरीदा, बी ने इससे खरीदा। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से खरीद रहा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं, उसके लिए वी नीड टू नो व्हाट इज फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर कह लो और एंटरप्राइज कह लो। नॉन फैक्टर इनपुट्स हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। Next thing is that they are not required in the process of production directly. They are required in the production process indirectly. The value of these inputs get merged in the commodity for which they are used. They are not ready for use by the ultimate users. And the last thing is they are used as a raw material during the process of production by the producers. एंड इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हम इनको नॉन फैक्टर इनपुट्स बोलते हैं। नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर में ही वो यूज किए जाते हैं। इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर देन दे ट्रीटेड एज फाइनल गुड। अगर इंटरमीडिएट गुड को हम 1 साल में नहीं यूज कर पाते हैं और वो 1 साल से ज्यादा बच जाते हैं तो हम उसको एज अ फाइनल गुड ट्रीट करेंगे। देयर इज ए लिमिटेड एंड दे परचेसेस 10 tons of coal in 2020 for making glass, जिसमें से कि सिर्फ 7 tons ही उन्होंने यूज करा है। मतलब कि आपका 3 tons बच चुका है। जबकि ये जो 3 टन है ये सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फाइनल गुड नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब फाइनल गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, वेयरएज इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नहीं इंक्लूड की जाती है। क्यों? बिकॉज इनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में हम ले लेते हैं। मतलब कि जैसे कि अब ग्लास बनाने के लिए यूज हो रहा है तो ग्लास